प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 10 का सब्जेक्ट है सोशल साइंस और सोशल साइंस में है ज्योग्राफी, भूगोल। और भूगोल का चैप्टर है संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो उसमें हम लोग कुछ पहले देख चुके थे, संसाधन को किस तरह से वितरण किया गया है, संसाधन को किस तरह से परिभाषित किया गया है, और उसी के का पॉइंट का परिभाषा को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले संसाधनों के प्रकार वाला पॉइंट है यहाँ पे, संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेस। उत्पत्ति के आधार पर उत्पन्न हुआ है, संसाधन जो उत्पन्न हुआ है उसके आधार पर क्या, तो सबसे पहले जैव संसाधन। तो आपका पॉइंट क्या है? जैव संसाधन। तो बात यहां पे सवाल आ रहा है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जैव संसाधन किसे कहेंगे? जिसमें जीवन जान है, जो जीवित है, जो सजीव है, ये सारे हमारे जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। या जीव मंडल में है, इस पृथ्वी मंडल पर वैसे संसाधन जिसमें जान है, जिसमें जान है, और जिसमें जान है ये सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। इसका उदाहरण आएगा मनुष्य, मनुष्य में जान है, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सब सारे क्या है? कौन संसाधन है? तो जैव संसाधन है, सभी में जान है। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हम लोग जैव संसाधन को समझेंगे। अब दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन को देखिए, अजैव संसाधन ये क्या है? ये सारे पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर पाए जाने वाले सारे पदार्थ जो निर्जीव हैं, जो निर्जीव घटक के अंतर्गत आते हैं, सजीव घटक के अंतर्गत नहीं। जो सजीव घटक के अंतर्गत आते थे वो जैव संसाधन हो गए, और जो निर्जीव घटक के अंतर्गत आते हैं ये सारे अजैव संसाधन हो गए। इसमें जान नहीं होता है। जैसे उदाहरण है इसका, चट्टाने हो गया, धातुएं हो गए, पानी, जल, वायु, ये सब सारे जो संसाधन है सभी अजैव घटक के उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें जान नहीं पाया जाता है। तो पहला आप लोगों ने देखा उत्पत्ति के आधार पर दो, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिसमें जान होता है, पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, जंतु हो गए। अजैव संसाधन जिसमें जान नहीं होता है, जो सजीव नहीं होते हैं, निर्जीव होते हैं, जो मृदा हो गया, चट्टाने हो गई, पानी हो गया, हवाएं हो गई, ये सब सारे अजैव संसाधन के उदाहरण है। अब उसके बाद है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर, समाप्त होने के आधार पर पहला पॉइंट है नवीकरण योग्य संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। परिभाषा में वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, कोई भी प्रक्रम के द्वारा पुनः उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसे हम लोग नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। पुनः जिसकी उत्पत्ति हम कर सकते हैं, और उसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन, ये सब सारे। सौर ऊर्जा, आज सूर्य का अपनी रोशनी और तापमान हम लोगों के पास वो बिखेर दिया, शाम का समय हुआ, सूर्य से डूब गया। फिर कल पुनः, ऐसा नहीं कि सूर्य डूब गया तो फिर नहीं आएगा, उसकी ऊर्जा हमें नहीं प्राप्त होगी, उसकी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। कल फिर पुनः सूर्य उगेगा, अपनी रोशनी को बिखेरेगा और प्रकाश और ऊष्मा हमें प्रदान करेगा। तो ये क्रिया हमेशा कंटिन्यूअस जारी है। प्रत्येक दिन
दिन प्रतिदिन होने वाली ये घटना है, दिन प्रतिदिन होने वाली ये क्रियाएं हैं, इसे नवीकरण युक्त क्रिया, नवीकरण युक्त संसाधन से हो गए। पवन चली गई, या पवन आज झोंके में चली गई, कल फिर आए। हर समय उपलब्ध है हमारे पास जल। वर्षा हुई, बहकर फिर समुद्र में चला गया जल, फिर वाष्पीकरण होकर के बादल होना, फिर बरस गया, नवीकरण हो रहा है, फिर पुनः हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो ये सब सारे हो गए नवीकरण योग्य संसाधन। अब इसी में आ गया अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन कौन हो गए? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, लंबी समय बिताना पड़ता है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, अगर ये समाप्त हो गए फिर पुनः कोयला प्राप्त करने के लिए, पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए हमें काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, और लंबे समय तक इंतजार करके और उसे हमें पुनः प्राप्त करना पड़ेगा। कोई ऐसा इसका अल्प अवधि का कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है जिस प्रक्रिया के सहारे ये तुरंत उत्पन्न हो सके या हम लोग उत्पन्न कर सके। इसलिए सब सारे अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम, कोयला, सभी अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। चलिए, और ये भी ध्यान रखना कि अगर समाप्त हो जाएंगे तो पुनः इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति तो हो नहीं पा रही है तुरंत तो इसकी उत्पत्ति हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। लाखों वर्ष लग रहे हैं इसको निर्माण होने में। लाखों वर्ष जब बीत रहा है तो पुनः आप कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में हम लोग इसे रखते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। स्वामित्व के आधार पर मालिकाना संसाधनों पर किसका मालिकाना हक है? तो पहला व्यक्तिगत संसाधन, मालिकाना। पहला व्यक्तिगत, वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो। निजी व्यक्ति उसका मालिक हो, कोई एक विशेष व्यक्ति मालिक हो संसाधन हो, संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे गांव में भूमि है, जमीन है, वो भी तो संसाधन है, मृदा संसाधन है। किसी एक किसान का उस पर मालिकाना हक है, और कोई दूसरा लैंड है, उस पर भी कोई दूसरे किसान का मालिकाना हक है। तो इस तरह से व्यक्तिगत तौर पर उस पर उसका मालिकाना हक है, इसलिए उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत उसे हम रखते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज आ जाते हैं, बाग, चारगाह, तालाब, कुआं, ये सब सारे में। कुआं कोई एक व्यक्ति बनाया तो उसे एक व्यक्ति का स्वामित्व रहेगा। तालाब अगर एक व्यक्ति बनाया तो तालाब एक व्यक्ति का स्वामित्व रहेगा उस पर। बाग बगीचा अगर लगाया, बगान लगाया एक व्यक्ति ने, तो उसका मालिक एक व्यक्ति होगा, यानी व्यक्तिगत संसाधन है। किस व्यक्ति के लिए? जिस व्यक्ति ने उसे उत्पन्न किया, उसे लगाया। और आगे अब हम लोग देखते हैं चलिए दिखाते हैं आपको फिर। देखिए, इसको बड़ा में कर रहा हूं ताकि आसानी से आप इसका अवलोकन कर सकें, आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। चलिए यहां पे आते हैं। उसके बाद सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। पहले हम लोग देखें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले संसाधन, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार चलेगा। उसके बाद सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिस पर पूरे समुदाय का हक रहेगा। पूरा समुदाय उसका मालिक रहेगा, पूरे समुदाय की संपत्ति माना जाएगा, पूरे समुदाय का संसाधन माना जाएगा। अगर ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, समुदाय के प्रत्येक सदस्य आसानी से उसको यूज कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। जैसे गांव का सम्मिलान भूमि,
चारा भूमि जिस पर लोग जंतु चराते हैं, शमशान घाट सबका हक उस पर बराबर है, तालाब, ये सब सारी चीज इसके अंतर्गत है, रोड, सड़क, कोई सामुदायिक बिल्डिंग, सामुदायिक शौचालय, पूरे समुदाय का, खेल का मैदान, पिकनिक स्थल, सार्वजनिक पार्क, ये सब सारा पूरे समुदाय का इस पर हक होता है। इसलिए ऐसे संसाधन सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। पूरे एक समुदाय का जिस पर मालिकाना हक हो, पूरे समुदाय उसका स्वामित्व का पावर पूरे समुदाय के हाथ में हो, पूरे समुदाय में उसका स्वामित्व हो, उसे हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम लोग के पास है राष्ट्रीय, देखिए इसमें इधर में ला रहा हूं, आपको दिखाई पड़ जाएगा। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? तो कहा जा रहा है यहां पे कि पूरे राष्ट्र का संसाधन जो जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार, पूरे देश का अधिकार, पूरा देश सरकार का अधिकार हो, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उस पर किसी व्यक्ति का, किसी समुदाय का कोई हक नहीं होता है। जैसे सड़क हो गया, नहर हो गया, रेल लाइन हो गया, ये सब सारे किसी भी व्यक्ति का इस पर स्वामित्व नहीं होता है। भले किसी के खेत में बनता है, किसी के व्यक्तिगत जमीन पर बनाया जाता है, लेकिन उसकी जमीन को पहले अधिग्रहण किया जाता है। सरकार पहले उसको अपने कब्जे में लेती है, उसका स्वामित्व से उसे मुक्त करती है, और तब उस पर अपना कंस्ट्रक्शन करती है, रचना करती है। चाहे जो बनाना हो, नहर बनाना हो, रेल लाइन बनाना हो, सड़क बनाना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना हो, बड़े कारखाने बनाना हो, बड़े उद्योग लगाना हो, या स्कूल बनाना हो, या इंस्टीट्यूट संस्थान बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो पहले व्यक्तिगत का जो स्वामित्व होता है उसको छीन लेती है और सरकार अपने कब्जे में लेती है उसको। तो ऐसे प्रकार के संसाधन को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय की बात आ गई, तो पूरे वर्ल्ड की बात आ गई। तो कुछ ऐसे संसाधन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माने जाते हैं। जैसे महासागर, महासागर में तो कोई सीमा नहीं होता है, वो पूरे देश का उस पर हक होता है। कोई एक देश उसको अपने कब्जे में नहीं कर सकता है, क्योंकि पानी ही पानी है, कहीं उसका अंत नहीं है, चारों ओर पानी ही पानी से घिरा हुआ है। कुछ जगह एक देश है उसके संपर्क में, कुछ जगह दूसरे देश का तट पड़ता है, कुछ जगह तीसरे देश का तट पड़ता है। तो बहुत सारे देश उसके संपर्क में रहते हैं, जल के संपर्क में, उसके तट के संपर्क में। इसलिए वैसे संसाधन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, और उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अनुमति, उसकी सहमति उस पर चलती है, उसके अनुसार से हम लोग आगे काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है, इसको देखिए, विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, विकास डेवलपमेंट के आधार पर कह रहा है संभाव्य संसाधन। कौन सा संसाधन? संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन हम लोग किसे कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे आसानी से। देखिए इसको, कह रहा है यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है। मान लीजिए झारखंड, झारखंड में बहुत सारी खनिज संपदा है, लेकिन अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो संभावित संसाधन माने जाएंगे। यानी संभावना है, उपयोग में भी नहीं लाया जा पा रहा है, चाहे उसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं है, चाहे उसका दोहन करने के लिए हमारे पास उचित साधन नहीं है, हमारे पास उचित व्यवस्था नहीं बन पा रही है, या कोई टेक्निकल कारण है। जैसे दिया हुआ है, देखिए
उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की काफी संभावना है, लेकिन उसका दोहन नहीं किया जा रहा है। संभावना है यानी संभावित संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे ये क्षेत्र, पूरा संभावना है उसको उत्पन्न करने का। तो ये बात को हम लोगों को जानना है, इसे संभावित संसाधन हम लोग कहेंगे। तो ये आपका संसाधन, विभिन्न प्रकार के संसाधन थे और विभिन्न प्रकार के संसाधन का आपने परिभाषा को देखा। आप आगे देखिए जो बचे हुए संसाधन हैं उनके बारे में आप देखते हैं। विकसित संसाधन, अब विकसित संसाधन किसे कहेंगे, इसे देखा जाए। विकसित संसाधन को हम कैसे समझते हैं? कह रहा है वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, सर्वे हो चुका है, क्षेत्र की पहचान कर लिए हैं और खनिज संपदा या जो भी संसाधन उसको हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन क्या हो रहा है उपयोग में या उपयोग की गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित की, सारा कुछ कर किया जा चुका है, सारा कुछ हो चुका है, लेकिन उसका दोहन नहीं हो पा रहा है। विकसित संसाधन नहीं हुआ। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी सहायता के स्तर पर निर्भर करता है, यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो डेवलप होगा, सारा कुछ हो चुका, विकसित संसाधन उसी को हम लोग कहेंगे। सारा कुछ कर लिया गया है या जरूरत के अनुसार उसका हम लोग दोहन भी कर रहे हैं, तो इन प्रकार के संसाधनों को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। उसके बाद आइए भंडार। भंडार क्या है? भंडार में देखिए पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। भंडार का जल, जल तो आप जान रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर जल ही जल है, समुद्र में तो जल ही जल भरा हुआ है। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। जल बनता किससे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन की 1, दोनों मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्या क्षमता है उसको थोड़ा सा समझो। हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है, खुद जलता है, खुद जलता है। और ऑक्सीजन किसी को जलने में मदद करता है। बताइए, हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, और दोनों हमारे पास उपलब्ध है किस रूप में? जल के रूप में। लेकिन इसका तकनीकी अभाव है, इसका टेक्नोलॉजी हम इजी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं कि जल के अणुओं को तोड़ करके, तोड़ा तो जा रहा है लेकिन तो कम मात्रा में है, जितना उसमें खर्च गिर जाएगा, खर्च आएगा, उससे कम हम उससे आउटपुट प्राप्त करेंगे, तो वो तकनीकी जो है फेल तकनीकी माना जाता है। तो जल का दोहन करके उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके, और हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में और ऑक्सीजन को उसको सहायक के रूप में प्रयोग करने जब हम लगेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। इसलिए इसको भंडार माना जा रहा है, ऊर्जा का असीम भंडार है जल। सिर्फ इसको दोहन करने की तकनीकों को डेवलप करने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। संचित कोष। संचित कोष क्या है? संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। ला सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस पर सोचा ही नहीं जा रहा है, इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। नदियों के जल को, नदी की जल कभी बहती है, नदी की जल हमेशा बहती, कभी अस्थिर नहीं रहती है। तो जो जल बह रही है, स्वतः बह रही है, उसमें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से या टेक्नोलॉजी डेवलप टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, किया नहीं जा रहा है। इस प्रकार से बांधों में जल वन आदि संचित कोष है,
जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ये सब सारा का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, वन का कर सकते हैं, और कर करके और अपने देश को, अपने क्षेत्र को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अब आगे देखिए, संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास क्या है? संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है? संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक, जो संसाधन हमारे पास है, चाहे मृदा है, जल है, वायु है, वन संपदा है, खनिज संपदा है, जो भी संपदा है, किस लिए? सारा मनुष्य के लिए। सबका उपभोग कौन करता है और कौन सुख भोगता है? मनुष्य। मनुष्य के काम में ही सारे आते हैं, लेकिन वो क्या रहा है? इसका प्रयोग हम लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, प्रकृति ने सब कुछ दिया। किस लिए दिया? हमारे सुख सुविधा के लिए दिया, लेकिन हम लोग इसका उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं, और जिसके कारण अनेक सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है और हमें जीने में मुश्किल हो रहा है, जीने में दिक्कत पैदा कर रही है। इसलिए हमें इस पर सोचने की जरूरत है। संसाधन का विकास हो, संसाधन का दोहन हो, लेकिन यह भी ध्यान में रहे कि भविष्य में इससे कोई खतरा उत्पन्न ना हो। अगर इसे हम भूल जाते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए संसाधन का अभाव हो जाएगा, और यह पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित नहीं रह पाएगा, यह काफी प्रदूषित हो जाएगा, जिससे इस पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु जो हैं उन्हें जीने में काफी कठिनाई पैदा होगी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कुछ समस्याएं पैदा हो गई, किसके कारण? अंधाधुंध उपयोग किया है। कौन? मनुष्य ने। किसका? संसाधनों का। अंधाधुंध मतलब थॉटलेस, बिना विचार किए थॉटलेस यूज कर रहा है, इस पर सोच नहीं है उसका, मनुष्य का। किस प्रकार से इसका हमको दोहन करना है, किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। उपयोग तो आप करें, लेकिन पर्यावरण को भी कुछ ऐसा ना ठेस पहुंचा दें जिससे हमें ही दिक्कत हो जाए, या पर्यावरण में रहने वाले अन्य जीव जंतु हैं उन्हें दिक्कत पैदा हो। तो पहला क्या है? कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास। लालच में जैसे किसी भी तरह से हमको प्रोडक्ट ले लेना है, और पर्यावरण के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इस पर थोड़ा सा भी हमें सोचना या विचारना नहीं है। लालच का मतलब यही हुआ, हम दोहन कर लिए और आगे आने वाले लोग समझेंगे क्या होगा। पेड़ है, पेड़ की कटाई कर लेना है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा काम चल गया। अब पर्यावरण पर क्या उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हमने उस पर नहीं सोचा। अगर वही हम पेड़ को काटने के पहले अगर सोच लेते, एक पेड़ काट रहे हैं उसके पहले मुझे 10 पेड़ तैयार कर लेना है, तो ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होगी। अगर हम सोच लेंगे किसी भी संपदा का दोहन कर रहे हैं, तो उसके एवज में या उसके संरक्षण में हमें जो करना चाहिए वो करना है, तो ऐसा उत्पन्न ही नहीं होगा। दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए, जैसे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। क्या हुआ? देखिए, आपके अपने समाज में भी आप देख रहे होंगे, आपके घर के गांव में अगल बगल कुछ अमीर लोग होंगे, कुछ गरीब लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सुखी संपन्न है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो संसाधनहीन है, जिनके पास किसी भी तरह का संसाधन नहीं है, किसी तरह से रहने के 2 कमरे हैं, खाने का 1 टाइम या 2 टाइम किसी तरह से भोजन मिल पाता है, पढ़ने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, पढ़ाई के लिए बच्चों के पास किताबें नहीं है, या बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? वो संसाधनहीन है, उनके पास संसाधन नहीं है। तो संसाधन जो अमीर लोग हैं वो अपने कब्जा करने, अपने हाथ में ले आए, कब्जे जकड़ लिए हैं, जिससे हमारा समाज भी 2 भागों में बढ़ गया है। कौन कौन? अमीर और गरीब। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ज्यादा जो दोहन, पर्यावरण का जो दोहन जो ज्यादा करता है, वो ज्यादा करने वाले कौन है?
ज्यादा करने वाले हैं अमीर लोग, क्योंकि उनके पास साधन है, वो ज्यादा इसका दोहन करते हैं। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए और हमें इस पर विचार करना चाहिए कि वो जो भी संसाधन है उसका सोच समझ करके वो उपभोग करें, सोच समझ करके उसका उपयोग करें, ताकि भविष्य तक यह सुरक्षित रहे। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरे क्लास में आपको मैं बताऊंगा इसके आगे। अभी यहाँ तक आप कंप्लीट करें। धन्यवाद।